हाय तनिष, गुड आफ्टरनून. हाउ आर यू? हेलो, गुड आफ्टरनून. लॉन्ग टाइम. नहीं, अपन वेडनेसडे मिले थे ना वीकडे में. कभी तो एक बार मिले थे. नहीं, लास्ट वेडनेसडे को. संडे के बाद नहीं मिले. करेक्ट. वो दीदी मैम डिसाइड करते हैं, मेरे को पता नहीं. मैंने मेरे को तो लगा टाइमिंग भी नहीं पता है. पहले लेक्चर कैसे डिसाइड करूं? मतलब पहला कितने बजे होगा मेरे को नहीं मालूम. हाँ, सुबह ही होगा बट आमचा पहिला बर्थडे तो आ क्यों रही है? मत आ. अरे एक दिवस तर चालतं. रेकॉर्डेड बघून घे. एक मिनिट, पण मग इकडे घेतला तर मग ते लोक कधी येतील? एक ही लेक्चर है. आशीष सर नहीं कल. मैम मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ना है. अरे कल वैसे भी लेट है लेक्चर. आज 11ला होईल. 11, 11:30च्या आसपास कधीतरी असं लेट असेल. एनिवे म्हणजे सकाळी नाही. ए अभी तुम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 क्या, मेरे को रिकैप करो, मैं भूल गया किधर पहुंचे हो. जो 1 किया है ना. कहाँ है रिमोट? प्रॉब्लेम नंबर 1 त्याला कवट म्हणजे असं तू काय बोलतो ते वेगळं नंबर 1 घालायचं. नहीं है SBI. चेकिंग नहीं होएगा. अरे तो बाकी पेपर का तो बताओ. एक क्वेश्चन है तो पूरा पेपर थोड़ी का एग्जाम थोड़ी है. सर आएंगे डिस्कस करो फिर बताओ कैसा. तुमने डिस्कस किया कि नहीं? सर अच्छा, मंडे कल जब आएंगे. आपको कनेक्ट कर. अरे यार एक्झॅक्टली टायकॉन्डो. कुछ नहीं समझे. सुनाई नहीं देगा. क्या चल रहा है तुम लोग को? ठीक है. नाउ तनिष जरा रिवाइज कर. क्योंकि मैं फुकट हूँ आज. आज मेरा मूड है. ये सब भी बोलना था ना. मैं सोच के आया था तो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए. मैंने दीदी मैम को बोला था तो बोला लेक्चर टाइम कम नहीं होना चाहिए. झालं ना 1 तास 3 तास लेक्चर हे झालं. अभी सिर्फ लेक्चर होएगा बस. अभी बैलेंस शीट बनाओ. चलो तुम लोग को बैलेंस शीट बनाने का है सबका. हाँ ठीक कर दो, बंदी कर दो सब कुछ.
रुक जाओ, शांति रखो, भगड़ो मत। आप डायरेक्ट ऐसे दे दो मैंने तो काम सुरू होता ऑन सुरू होता केला होती है ना अभी फैन स्पीड कम किया है, कोई भी बात मत करो एसी के बारे में। बैलेंस शीट क्या देके रखा है तुम लोगों को? देखा क्वेश्चन? चलो बैलेंस शीट में एसेट साइड से चालू करो। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम ऑफ एसेट साइड्स? चलो हेल्प मी हियर। फिक्स्ड एसेट्स कितना? फिक्स्ड एसेट जर्नल एंट्रीज में आया क्या कहीं भी? नहीं सुनो, फिक्स्ड एसेट्स आया क्या कहीं भी जर्नल एंट्रीज में? तो फिर उसमें चेंजेस होएगा क्या? नहीं। कितना है फिक्स्ड एसेट्स? 20.40 21,40,000। 20 lakh 40 ठीक है, डन। नेक्स्ट, नॉन ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है शायद। क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है पहले क्रेडिट हुआ है क्योंकि बेच दिया है ना। कितना बेचा है? 2,80,000 का कॉस्ट है कि सेलिंग प्राइस है? तो कॉस्ट कितना है? 4 lakh ए उल्टा बोल रहे हो। 4,20,000 सेलिंग प्राइस है, 2,80,000 कॉस्ट रहेगा। 2 lakh कॉस्ट है तो 2,80,000 कॉस्ट है हाँ और 4,20,000 सेलिंग प्राइस है। समझा? सेलिंग प्राइस मतलब जे भावात तू विकतेस एंड बैंक अकाउंट डेबिट उस पे होएगा। समझा? तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,20,000 होएगा। लेकिन टू इन्वेस्टमेंट कितना? 90 है सर 5,90,000 तुमने बेचा है प्रॉफिट आमचा 3 आपलं 3 लाख आहे आपले तो 2,80,000 क्या है? टोटल पार्ट हम लोग ने टोटल बेचा पार्ट है टोटल पार्ट है इन्वेस्टमेंटचा आपली टोटल इन्वेस्टमेंट आहे ना ती एवढी आहे ती 420 ची आहे 420 का इन्वेस्टमेंट है, 280 बेचा है। हाँ अच्छा, पार्ट एक लेवल तो तो बराबर तो बोला मैंने, 42 लाख का सेल है ना। हाँ 42 4 lakh 20,000 The transaction in respect of buyback was financed by sale of 2/3 of the non-trade investment for अरे 4,20,000 सेल नहीं है, तो मेरे को कोई ना कोई वो बोला 4,20,000 सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस नहीं है 4,20,000। ठीक है, तो तुम लोगों का 2,80,000 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया, 4,20,000 में से 2,80,000 बेच दिया ना, तो बचा कितना? 1,40,000। अरे मला वाटलं तू म्हणालीस 4,20,000 का इन्वेस्टमेंट 2,80,000 में बेच दिया, तो मैंने पूछा सेलिंग प्राइस क्या, तो तू बोली 2,80,000। कंफ्यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। स्टॉक है उतना ही रहेगा, कितना है? 5 लाख। नेक्स्ट, डेटर्स भी उतना ही रहेगा, कितना? 4,30,000। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये तुम लोग कैलकुलेट करोगे, तुम लोग को आता है ना बैंक कैसे कैलकुलेट करना है। फिर एसेट साइड पे, लायबिलिटी साइड पे इक्विटी साइड कैपिटल आएगा। तुम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हो? बायबैक है, मतलब इक्विटी से तो कम होना ही है। ठीक है, एंड उसका प्रेफरेंस है बैलेंस शीट में प्रेफरेंस है नहीं है ना, तो एक काम करो, एक लाइन छोड़ के इधर CRR लिखी दो। क्यों मालूम है? बायबैक कर रहे हो ना, CRR तो आएगा ही बॉस। ठीक है, बाद में PNL है क्या, तो वो लिख दो, पता नहीं बैलेंस कितना आएगा। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी भी है, जनरल रिजर्व है, तो ये भी यहाँ लिख दो, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दो। ठीक है, इसका अमाउंट मत लिखो। डिबेंचर कितना है? हाँ, अभी वो चेंज नहीं होएगा, वो चेंज नहीं होगा, लिख दो कितना है? 16 संडे क्रेडिटर्स कितना? 4,30,000। नेक्स्ट, खत्म। तो अब ये सब अमाउंट्स लेके आओ। समझा? और तुम लोग को पता है ना बॉयज एंड गर्ल्स,
तुम लोग को पता है ना बैलेंस शीट का कैसे करने का, कैलसी पे एक नंबर लेके प्लस माइनस कैसे करने का, समझा है ना सबको? नहीं समझा तो बोलो, सिखाता हूँ। सब लोग को आना चाहिए, हाँ? सब लोग, तुम लोग साथ में एग्जाम नहीं देने वाले हो, सबका इंडिविजुअल एग्जाम है, तो ऐसा टीम वर्क नहीं है। बोल काय सगळं काय नेमकं नाही समजलं ते तर सांग. बँक, चल एक काम कर, बँक कोणता बॅलन्स असतं? करेक्ट, कॉन्फिडेंटली सांग कोणतं बॅलन्स असतं? हा, ऍसेट साईडला येतं, डेबिट बॅलन्स असतं. तुझ्या बॅलन्स शीट मध्ये बँक आहे क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन बॅलन्स शीट मध्ये बँक आहे तर इकडे ह्या बॅलन्स शीट बद्दल नाही बोलत आहे. किती अमाऊंट आहे? कॅल्सीवर घे. घेतलंस? आता हे डेबिट म्हणून घेतलंस ना तू, आता जर्नल एंट्रीज मध्ये जायचं. ओके, जिकडे बँक डेबिट दिसलं ते याला ऍड करायचं, आणि जिकडे बँक क्रेडिट दिसलं ते मायनस करायचं. कळलं? आता सपोज ऐकून घे पुढे, हे बँक साठी खरं आहे. सपोज तू पीएनएल बघतेस, पीएनएल ओरिजिनल बॅलन्स काय आहे, डेबिट की क्रेडिट? ते कॅल्सीवर प्लस म्हणून घेशील, म्हणजे क्रेडिट आयटम हॅज बीन पुट ॲज प्लस. तर तुझ्या जर्नल एंट्रीजचे ऑल क्रेडिट आयटम शुड बी ऍडेड अँड डेबिट शुड बी सबट्रॅक्टेड. फरक कळला की नाही? समजलं ना? आता बँकचं डेबिट आहे ना, तो स्टार्ट विथ ऑल डेबिट शुड बी ऍडेड, क्रेडिट शुड बी मायनस. कर अँड गिव्ह अस द आन्सर. मेरे सवाल पूछने के बाद बैंक का आंसर बताओ, अभी मत बताओ उसको. लेट हर डू इट, उसको इन्फ्लुएंस मत करो, पर करके रखो बैंक सब लोग, और लिख के रखो, बट डोंट आंसर. नहीं समझा तो मेरे को पूछ बिंदास, डोंट वरी, मैं डांटूंगा नहीं. मेरे को तो इंटरेस्ट भी याद नहीं, एक हफ्ता हो गया. क्या क्या है बैंक बेचा है, एक 5,90,000 है, और पेमेंट है 6 लाख. 6 लाख है ना वो, तो मतलब 10,000 कम गया, कम हुआ. हाँ, तो 9 लाख आंसर आना चाहिए, 9 लाख का आंसर आना चाहिए. तो वही तो पूछ रहा हूँ, 9 लाख आंसर आना चाहिए. यस गया था, आया. ऐड होएगा, हाँ वही आंसर आएगा. आया, 9 लाख करेक्ट है, लिख दे. अभी पीएनएल का क्या कर, पीएनएल है क्या इसमें? देखा पेस्ट ऑन कर. नहीं, जर्नल एंट्रीज पीएनएल है ना? 3 है ना? हाँ सुनो, ए पीएनएल मध्ये बॅलन्स आहे का? बॅलन्स शीट मध्ये पीएनएल कोणत्या साईडला आहे बॅलन्स शीटच्या? लायबिलिटी, म्हणजे कोणता बॅलन्स? क्रेडिट. आता सगळं क्रेडिट ऍड होतील पीएनएल चे, आणि डेबिट मायनस होतील. सांग पीएनएल चा बॅलन्स काय, तू सांग, बाकी लोक कॅल्क्युलेट करून ठेवतील. थांब दादा, त्यांना करू. तू का छापतोयस रे? तू नाही रे आर्यन. अच्छा, मला वाटलं बुक आहे तिकडे. ओके, सॉरी माय बॅड. कारण तो मागणं बघत होता, मला त्याचं बुक घेतलंयस तू. ए 2,30,000 पीएनएल, शाबाश. समझा क्या अभी? नाईन लाख 10 नाही आहे बॅलन्स बँकचा. परत कर. अशा तुमका आम्ही कसं शिकवणार? रिझर्व जनरल एक ही होता, इसमें एक ही होता.
सामने को दिखा है कितना इधर अरे क्या हुआ बोले करिए कपड़ा यार कोई एवढं कसं मध्ये वाढ लागतो सुद्धा तो करतो
काय तू आता होईल फ्लेक्स ना. चाळीस का त्याला पण आहे. बरोबर आहे रे, काही मग तुझं कर ना. दाखव. एकदम calculate करतो. दे दे. मग ओंकार बोल ओ पाजी. ओंकारला काय झालं काय माहिती. पाचवीत करतोय, डोक्यात जातं म्हणजे. ताज्या बोल. त्याचे नसलेले केस ना. रोज शिवाय मारली तरी चालतं. चुपचुप बस. तो नाही एवढं लांब लिहितोस. समजणार कसं? फरक नाही पडत. लांबून बघितलं ते किती मला अजून वाटतं. तर आहे. फरक नाही पडत त्यांना माझ्याशी फरक. बस बस. नाही वाटत. मागे बोललेला माऊस काम त्याला लोक दिला ना. तू बोलावं म्हणून आपण आम्ही कपडे काढतो. बघ राघवला बघ उगला मग कसा. सवय झाली नाही नाहीच. मी पण जाऊन सांगतो. दाखवलं ना. दाखवलं ना. अरे कोणाला शांत राहायला पाहिजे. कोण राहतोय. बरं ना. कोण आलं? आमच्या आईच्या एवढे सुटके आहेत तरी आम्ही आपण नेक्स्ट टाइमची मॅनेजशिप आधी हवं ना. सांगणार कोणी बातमी ओरडून काय दिसतंय ये लोग बहुत टाइम लेते ब्रेक में. चिल मारते हैं लोग नीचे जाके. अब सीधा पढ़ाना चालू कर दो. हाँ अरे क्या हम लोग ये लोग को तो पढ़ाने का है. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट. अभी है ना. सुनो नाउ बायबैक में तुम लोगों को करना क्या है पता है. 2 टाइप का सम है.
फर्स्ट टाइप जिसमें डिटेल्स बायबैक अमाउंट विल बी गिवन. Buyback amount will be given, ठीक है, and solve the question as per data given. ये तुम लोगों ने पहला 2 सम में कर लिया है. सेकेंड क्वेश्चन इज बायबैक अमाउंट टू बी कैलकुलेटेड. बायबैक अमाउंट टू बी कैलकुलेटेड, सॉल्व पोस्ट दैट. हम लोग है ना जनरली फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चंस करना है. सेकेंड टाइप का क्वेश्चंस तुम्हारे, देखो तुम्हारे सिलेबस में बोल दिया ना, मतलब तुम्हारे मॉड्यूल ने ना 2 सम देके रखे हैं जिसमें फर्स्ट टाइप है. सेकेंड टाइप के बारे में बात भी नहीं की है मॉड्यूल ने. लेकिन अगर बायबैक नाम का टॉपिक अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है तो ये दोनों पढ़ाया जाता है, कीपिंग टी वाई बीकॉम एज बेस. ठीक है, विच इज वाई आई ऑल्सो चोज टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ दिस टाइप ऑफ सम्स. सो जिसमें तुम लोगों का एंट्रीज ज्यादा चेंज नहीं होएगा. नाउ द बेस्ट पार्ट इज इसके बाद का टॉपिक इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस. ठीक है, इसके बाद का कनेक्टेड टॉपिक्स, टॉपिक का नाम ही साथ में बायबैक एंड रिडेम्पशन है. तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस. और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस जो है ना, उसका एंट्रीज, थॉट प्रोसेस सब सेम है. सिर्फ फर्क ये है बायबैक में ज्यादा करके सीआरआर होता है, लेस ऑफ फ्रेश इशू. प्रेफरेंस में देयर आर चांसेस कि फ्रेश इशू ज्यादा हो या फ्रेश इशू में भी थोड़ा बहुत परसेंटेज शेयर हो. इसका मतलब पूरा का पूरा सीआरआर बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है, शायद फ्रेश इशू भी हो सकता है. बस यही फर्क है, समझा. दूसरा फर्क यह है कि सीआरआर कैन बी क्रिएटेड यूजिंग फ्री रिजर्व्स. ये तुम लोगों को पता है. सीआरआर कैन बी क्रिएटेड यूजिंग फ्री रिजर्व्स, ये प्रेफरेंस का रूल है. एंड सीआरआर कैन बी क्रिएटेड यूजिंग फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये बायबैक का रूल है. आई रिपीट, ध्यान से सुनो सब लोग. फॉर प्रेफरेंस रिडेम्पशन CRR can be created using free reserves only. Rule number 1. ठीक है. Rule number 2. For buyback, CRR can be created using free reserves plus securities premium. ये rule number 2. Rule number 1 और 2 में क्या फर्क है? सुना सब लोगों ने? वापस बोलता हूँ. Rule number 1. Preference. CRR can be created only reserves. Rule number 2, buyback. मेरे को लिखना ही नहीं हो रहा है आज, मूड ही नहीं है, इसलिए मैं गड़बड़ करूंगा. CRR can be created using reserves plus securities premium. समझा? So ये 2 रूल में सिर्फ securities premium का फर्क है. Is it understood? Rule number 1 applies for preference, जो तुम लोग नेक्स्ट में पढ़ोगे. रूल नंबर 2 अप्लाइज फॉर बायबैक, जो तुम पढ़ चुके हो. सो एज सच इसमें और कोई वेरिएशन आने का चांस नहीं है, इसलिए अपना सम्स भी इसमें कम है. लेकिन कंसेप्चुअली इस चीज को पढ़ो ताकि तुम लोग को कोई भी सम उठा के आ जाए, यू शुड बी एबल टू आंसर. सो तुम्हारा एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ 4 एंट्रीज है जो तुम्हारे चार्ट के साथ जाता है, समझा. एंड देयर आर सर्टेन एंट्रीज लाइक इन्वेस्टमेंट बेच दिया या फिर प्रेफरेंशियल इशू कर दिया, तो उसका इंटरेस्ट तुमको आना चाहिए. वो मैं जनरलाइज नहीं कर सकता. सो इट इज मोर अबाउट नोइंग बायबैक एंड रिडेम्पशन एक तरफ, एंड ऑल्सो नोइंग टू पास एंट्रीज फॉर न्यू ट्रांजेक्शंस. सो तुम्हें पता रहना चाहिए नया ट्रांजेक्शंस का एंट्री कैसे मारना है, प्लस एग्जिस्टिंग एंट्रीज भी पता रहना चाहिए. समझा. तो थोड़ा मिक्सचर है. ऐसा यही आएगा सर, इसमें से यही आएगा, ये जो तुमको आदत लग गया ना 12th स्टैंडर्ड के बीके का, अब ये छोड़ दो. समझ में आया? इवन तुम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स में देखा, तुम लोगों ने फोरफीचर पढ़ा है, पर कुछ कुछ में स्टार्टिंग से स्टोरी रहता है, फोरफीचर होता है. कुछ कुछ में जैसे ये बोली शुरुआती फोरफीचर से होता है सर, और फिर री इशू होता है. और कुछ कुछ में तुम लोगों का स्टार्टिंग से एंड तक फोरफीचर होकर री इशू होता ही नहीं है. कभी कभी फोरफीचर होकर पार्शियली री इशू होता है. कितना सारा टाइप्स लिखा हूं, ये हुआ तो ये करो, ये हुआ तो ये जनरल फोरफीचर का एंट्री. अब तुम देखो कब क्या मारना है. समझ में आ रहा है? तो एज यू ग्रो ओल्डर, एज यू गो टू हायर स्टैंडर्ड्स, तुम्हारा पढ़ाई ऐसा ही होता जाता है. ये जनरल, इसमें से देख लो तुम्हारा स्पेसिफिक क्या है. समझ में आया? वैसे तुम्हारा ये चैप्टर है. आर वी क्लियर? सो नाउ मूविंग अहेड, हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड सम हो गया बायबैक में.
अभी इधर प्रॉब्लम नंबर 6 किया है मैंने, प्रॉब्लम नंबर 5 और 4 पता नहीं क्यों किया नहीं है, बट प्रॉब्लम 5 किया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 5 ओपन करो जरा और रीड करो। लास्ट बेंच से चालू करो बॉयज, लास्ट बेंच से चालू करो। कोई भी पढ़ो, दोनों में से एक, मेरे को चलेगा। Following is the balance sheet of Danny Ltd as on 31st March 2019. Equities and liabilities. हम्म, 2000. मैं रुपीज इन थाउजेंड, ठीक है वो मत पढ़। हाँ वो 000 मतलब 3 0 मतलब 1000, 1 0 टेंस, हंड्रेड्स। 1000 करके दिया। हाँ क्योंकि वो मैं बोल नहीं सकता था ना, रुपीज इन 000 लिखोगे तो तुम लोग क्या लिखोगे मेरे को नहीं मालूम, उससे अच्छा मैं बोला थाउजेंड्स लिखो। 3 lakh equity shares of rupees 10 each, 3000. एक मिनट रुक जा। 3 लाख इक्विटी शेयर, सब लोग स्क्रीन देखो, ये 3 लाख लिखा मैंने, ऑफ रुपीज 10 ईच लिखा मैंने, टोटल आंसर आएगा 30 लाख। यस और नो? कितना जीरो काटू? काट दिया, क्या है आंसर? वही दिख रहा है, तो ये करेक्ट है। समझा कैसे वेरीफाई किया मैंने? समझा सबको? ठीक है आगे बढ़ो। General reserves 100. ओके, नहीं उसके बाद कुछ नहीं, आगे बोल। Securities premium 5. Non-current liabilities 10%, 1400. ओके, Current liabilities Sundry creditors. 1560. करेक्ट। और नीचे टोटल किया है 6065. ठीक है, जरूरत नहीं टोटल, आगे पढ़। Assets, non-current assets 630. हम्म Land and building, हम्म land and building 2003. हाँ इधर अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। लैंड एंड बिल्डिंग 630 पढ़ो इसको, समझा? नॉन करंट एसेट्स हेडिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी 630, प्लांट एंड मशीनरी 2350 एंड इन्वेस्टमेंट 350। समझा गया? नहीं एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट एक ही मिनट रुक जाओ। हाँ Latest cash. एक काम करो, टैली नहीं हो रहे, पीछे है लेकिन ये 4 आइटम के बदले 3 ही नाम लिख के रखे हैं। सन्ड्री, अरे यार इसको कैसे सॉल्व करें? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स। अरे होता है टॅली, पण तिकडे 4 आयटम आहे, 4 अमाउंट आहे, 3च आयटम आहे, आलं का लक्षात? हाँ एक आइटम है। एक आइटम ऐड करायला लागेल। क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है ना? हाँ फर्नीचर डाल दो एक। हाँ बघतो ना, विचार करतो। हाँ 630 पे फर्नीचर डाल दो। सुनो सब लोग, 630 फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग 2350, प्लांट एंड मशीनरी 350 एंड इन्वेस्टमेंट 370। समझा? मैं जो बोल रहा हूँ रिपीट करता हूँ। फर्नीचर इज 630, लैंड एंड बिल्डिंग 2350, तनिष देख, प्लांट, तो प्लांट लिखता हूँ 350 एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है?
लैंड महंगा होता है, लैंड का ज्यादा दे दिया, ठीक है, समझा। वैसे अपने को फर्क नहीं पड़ता इससे, अपना है ना, ये कुछ भी रहने दो, फर्क ही नहीं पड़ता, इसको हाथ ही नहीं लगाने वाले अपन, इन्वेस्टमेंट को ही हाथ लगाएंगे एट द मोस्ट। सुना क्या सब लोगों ने? आगे बढ़ चल। Current assets stock 1,200. ओके, Sundry debtors 590. Cash and bank balance 575. और हम्म। टोटल किया है 6,065. ठीक है, नेक्स्ट। 50% of the equity shares would be bought back हाँ at the rupees 11 per share. हाँ, Balance in the general reserve and securities premium account may be utilized to the fullest extent of this purpose. Issue 12% redeemable. Pass the general entries to record. जनरल नहीं, जर्नल। Journal. हाँ, जनरल का स्पेलिंग होता है GENERAL, जर्नल एंट्रीज। Pass the journal entries to record the above transactions and prepare the balance sheet of the company immediately आफ्टर, the buyback of shares. चलो, सबने सवाल सब पढ़ा, उसके साथ मेरे सवालों का जवाब दो। फेस वैल्यू कितना है इक्विटी शेयर्स का? 10 rupees. 10 ईच। टोटल फेस वैल्यू 3,000. 3000। उसमें से 15% बायबैक होने वाला है, समझा? तो ये तुम्हारा फेस वैल्यू टेस्ट हो गया। 3000 में से 15% मतलब कितना फेस वैल्यू बायबैक होएगा? तो 4,450, समझा? अब ये 10 रुपए का है, बायबैक अमाउंट कितना है? 11. बायबैक प्राइस इज 11, बरोबर देख के रखा है क्वेश्चन में। देयरफॉर अमाउंट कैसे ढूंढेंगे पता है? ये देखो यहाँ पे, आई शो द कैलकुलेशन, टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। समझा सबको? डिवाइड बाय 10 किया तो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, इंटू 11 किया तो टोटल अमाउंट आएगा, समझा कि नहीं? कितना अमाउंट है? 495, शाबाश। तो अभी फेस वैल्यू कितना है बताओ मेरे को? 450 प्लस प्रीमियम कितना है? 5 कैसे आएगा? 5 क्या होता है? यहाँ पे देख, 45. 45 ही आएगा ना? कैसे? 495 minus 450. सोचो सोचो, थिंक। ये सब तुमको करना है, मैं यहाँ बैठा हूं जब तक, तब तक तुम लोग को टेंशन नहीं, पर ये चैप्टर होने के बाद तुम लोग को ये सब आना चाहिए। तो ये नंबर्स क्यों लिखा है सर ने? ऐसा मेरे को सवाल पूछो और आस्क योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड विल आस्क मी। क्या सोच रहे हो? सबको समझा? आगे बढ़े। Yes. अब यहां तक का स्टोरी है। तनिष्क समझा तेरे को? Yes. पक्का? ठीक है, तो ये तो सिंपल पार्ट है। अब क्या देखे रखा है, तुमको जनरल रिजर्व यूज करना है, ठीक है, फुल एक्सटेंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है फुल एक्सटेंट, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट हमारे पास कितना जनरल रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम है। देखो जरा बैलेंस शीट में कितना जनरल रिजर्व है और कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है। 1 lakh rupees और 5,000. 1 लाख रुपीज मत बोल, मैं इधर ऑलरेडी उसमें देख रहा है, 100. पंगा हो जाएगा। 5. 100 है और 5. 5, ठीक है। अभी सुनो, इधर ऐसे दो पार्ट करेंगे, इधर दो पार्ट करेंगे तो पहले आएगा CRR, इधर CRR आएगा, इधर आएगा। कितना अमाउंट चाहिए पता है? 450। हमारे पास रिजर्व्स में कितना है? 105. सिर्फ 105 है ना, हाँ. मतलब कुछ तो भी एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा। यस और नो? वो क्या दिया है इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन ने? Issue of preference shares. इशू क्या? प्रेफरेंस शेयर्स। ना प्रेफरेंस शेयर्स जब यहाँ फ्रेश इशू लिखोगे ना, यहाँ पे फेस वैल्यू लिखने का और नीचे लिखने का फेस वैल्यू कितना है और प्रीमियम कितना है, समझा? कितना बोला प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए? 12% तो रेट हो गया। कितना प्रेफरेंस शेयर्स? एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब हमको ढूंढना है ना नंबर, तो हमको सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीमियम रेट ऑफ करो। सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 है ना अपने पास, तो ये 5 हो गया। कितना बचा? वो जनरल रिजर्व से ले लो, समझा? अभी 40 और 5 प्रीमियम का काम हो गया।
अब कितना जनरल रिजर्व बचा? कितना टोटल जनरल रिजर्व? 100 टोटल जनरल रिजर्व कितना है? हमने कितना यूज कर लिया, तो कितना बचा? समझा? वो इधर आ जाएगा, CRR जनरल रिजर्व 60, तो ये 60 लिख देंगे यहाँ पे। बैलेंसिंग फिगर फ्रेश इशू कितना आएगा? 390। क्या बोला है, कितना फ्रेश इशू करने का है? एज पर रिक्वायरमेंट कितना रिक्वायर्ड है? 390। क्या भाव पे इशू करने का है? क्या भाव पे इशू करने का है? दिया है क्या? ऑफ ₹10 दिया है, एट द रेट व्हाट? नहीं समझा नहीं तुम लोग को। इतना प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 इशू करो, कितने का? करेक्ट, बट कितने का दिया है क्या? तुम लोग को सवाल समझा? 10 रुपया फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर इशू करो, बट फॉर व्हाट प्राइस? ये दिया है क्या क्वेश्चन में? पहले वो बताओ। अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे? फेस वैल्यू पे एट पार। तुम लोग को सवाल समझा? हाउ योर थॉट प्रोसेस शुड बी। फर्स्ट हंट के तुम्हारा सेलिंग प्राइस नहीं, इशू प्राइस क्या है? वो इशू प्राइस नहीं दिया है ना, तो हम लोग फेस वैल्यू पे इशू करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 39 प्रेफरेंस शेयर्स। मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ, 390 लिखता हूँ, फेस वैल्यू 390। समझा? हाँ। क्योंकि 39 प्रेफरेंस शेयर्स और ₹10 थोड़ा अजीब लग रहा है लिखने के लिए। ठीक है, नाउ योर फर्स्ट एंट्री विल बी दिस। समझा? जरा जोर से बोल के बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगा। स्पीक आउट द एंट्री। सोचो सोचो, यू कैन रेफर पीछे टर्न करके। क्या एंट्री आएगा मेरे को मालूम नहीं सर, मैं पीछे देख के बोल। बाकी लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 450 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 450 बराबर है। नेक्स्ट प्रीमियम बायबैक 45 बराबर है। 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स 495। समझा? अच्छा, सबसे पहला अपना बैलेंस शीट में जाओ और देखो कैश है कितना है? 495 है। 495 तो है ना, मतलब पैसा दे सकते हैं ना। चलो लेट अस गेट बैक। पहला एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री ये बनेगा। क्या एंट्री आएगा बोलो? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, 2 प्रीमियम ऑन बायबैक। एवरीवन एग्रीज विद दिस? प्रीमियम और बायबैक को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो राइट ऑफ करेंगे तो प्रीमियम क्रेडिट होएगा और रिजर्व डेबिट होएगा। थर्ड एंट्री CRR। क्या एंट्री करोगे बोलो? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है? चौथा एंट्री विल बी फ्रेश इशू। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 390, क्योंकि इशू प्राइस भी 10 रुपया है ना, तो 390। 2 प्रेफरेंस शेयर, कितना परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर है? कितना है? 12% प्रेफरेंस शेयर्स। समझा? तो 2 12% प्रेफरेंस शेयर्स 390। समझ में आया? फाइनली पांचवा एंट्री ये इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इजी है ये। फर्स्ट मैं तो लोगों को पता है बोला था 2 टाइप का बायबैक में समझाएगा। एक क्वेश्चन बोल देगा ये करो, दूसरा तुम डिसाइड करो कितना बायबैक करने का, फिर कितना, पूरा सूट तुम करोगे और बाकी क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। सिलेबस में फर्स्ट टाइप ही है, लेकिन टॉपिक में फर्स्ट और सेकंड दोनों है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों सिखा रहा हूँ। सेकंड वाला अपने टाइप देख लिया। अभी अगर ये वाला सम करते, ये वाला सम जो किया ना अभी, ये वाला सम का नेक्स्ट स्टेप क्या है पता है? तुम लोगों ने फाइनल आंसर क्या दिया? 9000 का बायबैक करो। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या पता है? इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि तुम बनाओ चार्ट, फेस वैल्यू, प्रीमियम, टोटल। टोटल में 9000 आएगा। सुना? वापस बोलूं? यहां तक पहुंच गया गाड़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, तुम लोगों ने कर लिया। उसके बाद तुम लोग ने 9000 को फाइनल कर दिया। सर तीनों में से लोएस्ट 9000 है, 9000 शुड बी बायबैक, फाइनल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद चार्ट बनाओगे, चार्ट बनाएंगे, फेस वैल्यू, प्रीमियम, टोटल। सुना क्या? सुना सब लोगों ने? फेस वैल्यू, प्रीमियम, टोटल में 9000 आएगा, फेस वैल्यू में 9000 नहीं आएगा, फेस वैल्यू में 7500 आएगा। ठीक है? क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ पे अपन ने किया है, देखो वो मैंने रब कर दिया, तुम लोगों ने किया है सेकंड कंडीशन में। फेस वैल्यू 7500 एंड टोटल अमाउंट 9000, तो प्रीमियम 1500।
सुना सब लोगों ने? तो ऐसा आएगा इधर, फेस वैल्यू 7,500, प्रीमियम 1,500, टोटल 9,000। फिर इसको काम करो सेम, इसको दो पार्ट में तोड़ो, देन योर वर्क विल स्टार्ट रेगुलर जैसा तुम करते हो, और एंट्री मार दो। इज दिस अंडरस्टूड? सो उससे क्या थोड़ा सम लेंदी हो जाता है, बट तुम्हारा कंसेप्ट वही रहता है। तुमने जो एंट्री सीखा है, तुमने जो वर्किंग सीखा है, वो सेम रहता है। ये एक्स्ट्रा वर्किंग हो जाता है, समझा कि नहीं? और एक टाइप का सम है रेगुलर टाइप, जो ये है, सब क्वेश्चन बोल देता है, अपन सिर्फ चार्ट बनाते हैं, अपना वर्किंग करते हैं और एंट्री कर देते हैं। समझ में आया? येऊ शकतं, अजूनपर्यंत नाही आलंय, बट ऐसा थोड़ी अजूनपर्यंत नाही आलं मतलब नहीं आएगा। यू नेवर, मॉड्यूल में नहीं है अपनी बैच में, मतलब तुम्हारे बैच में नशे वैसा ही है क्या? चलो लेट्स बी प्रिपेयर्ड। अपन क्या प्रिपेयर रह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। सोया क्यों, लेकिन क्यों निकाला? कभी अभी निकाला लेटेस्ट? अरे तो किया ना, सिलेबस कमी किया ना। ठीक है, वो लोग पूछने नहीं वाले थे, ऐसा समझो। नाउ आई विल गिव यू द अदर वर्जन ऑफ इट। वो लोगों ने निकाला क्यों पता है? तुम लोग इजी चैप्टर बोल के पढ़ोगे और वो एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो तुम लोग को पहले से बोल दिया पढ़ो ही मत, डिफिकल्ट चैप्टर पे फोकस डालो, वही पढ़ के आओ, उसमें से ही पूछेंगे। तो ऐसा दूसरा तरीके से सोचो। अब क्या करें, सेल ऑफ गुड चैट वैसे भी चिंदी है, कुछ नहीं है उसमें। और क्या क्या निकाला है? टोपा भी सुनाऊं? और निकाल दिया मतलब एग्जीक्यूटिव से निकाल के प्रोफेशनल में डाले कि निकाल ही दिए? सेल ऑफ गुड्स प्रोफेशनल में डाल दिया, टोपा और स्टैम्प वो ईटी में डाल दिया है। अच्छा हाँ, तो ईटी को कुछ तो डिफिकल्ट बनाना चाहिए ना, सिलेबस तो डालो, ऐसे ही पब्लिक पास हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, तुम्हारा ईटी इतना इजी है और एग्जीक्यूटिव इतना डिफिकल्ट है ना, वैसे बिग गैप। बहुत लोग ईटी पास हो जाते हैं, वाह हम लोग सीएस बन सकते हैं, सब खुश, सब लोग पॉजिटिव। एक अटेम्प्ट एग्जीक्यूटिव का देते हैं ना, आधे लोग गायब, नहीं भाई नहीं जमेगा अपने को, वो नहीं चाहिए उन लोगों को, उनको चाहिए लोग टिके। तो टिकने के लिए थोड़ा बैलेंस आउट, अब भी उतना बात हुआ ना कि सीए में ऐसे होता है, फाउंडेशन ही डिफिकल्ट है, फाउंडेशन से उनको हाँ तुम लोग को बहुत पढ़ना है बॉस, ऐसा आदत डाल देते हैं, फिर एज बढ़ेगा तो पढ़ाई भी बढ़ेगा और तुम्हारा हार्डवर्क भी बढ़ेगा, ऐसा वो लोग को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तुम लोग को पहले एकदम चिंदी और बाद में इतना, ऐसा गैप है तुम्हारे में। तुम्हारे बाद साथ स्पेशली तुम्हारा बैच बोला ना, कुछ ना वो तुम्हारे बैच के साथ 2 बैच पहले तक यही होता है। सो विच इज वेरी गुड फॉर यू कि तुम लोग का सिलेबस थोड़ा रीशफल किया है, थोड़ा पढ़ाई में रिलीफ मिलेगा। ठीक है, चलो ये पूरा समझा है। अब इसका जर्नल एंट्रीज तुम लोग पास करोगे। बैलेंस शीट बनाने बोला है उसने? नहीं बोला तो भी मैं बोलूंगा, बनाओ। तनिष स्टार्ट। अच्छा सुनो, दैट रिमाइंड्स मी, एवरीवन लिसन। क्या तुम लोग टी बैलेंस शीट अब जानते हो? एसेट साइड क्या, लायबिलिटी साइड क्या? अब देखो तुम्हारा बैलेंस शीट का जो फाइनल आंसर रहना चाहिए ना, वो तुम्हारा क्वेश्चन में जो दिया वैसा रहना चाहिए। मतलब तुम लोग लिखोगे क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद इक्विटी, फिर शेयर कैपिटल, वर्टिकल, ये तुम्हारा एक्चुअल सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये सॉल्यूशन का बैलेंस शीट बनाने जाओगे तो कम से कम 5 मिनट तो जाएगा ना, 5 से 7 मिनट मिनिमम, एकदम सुपर फास्ट हो तो भी ठीक है, मिलेगा कितना, 1 या 2 मार्क। यही अगर 5-7 मिनट एक्स्ट्रा मिला और तुम लोग एक इश्यू ऑफ शेयर्स का सम कर लोगे तो आधा सम तो कर ही लोगे, 4 मार्क मिल जाएगा। तो अब तुम डिसाइड करो, तुमको 5-7 मिनट ये बैलेंस शीट में वेस्ट करने हैं कि उसको इन्वेस्ट करना है। कंसेप्ट सुना तुम दोनों, एफएम के स्टूडेंट्स हो ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम का कंसेप्ट मालूम ही होना चाहिए। पता है ना सब, आशीष सर का फेवरेट टॉपिक है वो, कल ही हुआ है। अपॉर्चुनिटी, द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉरगोन, ऐसा बोला, क्या बोला तुम लोग को? क्योंकि उसका बहुत सारा डेफिनेशन, तुम लोग को क्या पता है बताओ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कल ही बोला ना। मतलब अगर वो जो पैसा हम लोग दूसरे के इन्वेस्ट करते हैं तो उधर जितना आता है इधर इतना आता है, उन दोनों में जो इधर ज्यादा आता है तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस हमारा हुआ इधर लाके। इधर उधर मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ बात करता हूँ। इसके पास 10,000 रुपए है,
10,000 रुपए अगर HDFC बैंक में रखता तो सपोज 10% कमाता, ठीक है। हमने सोचा छोड़ना, शेयर बाजार में डालते हैं, 12% तो मिलेगा ही। तो मैंने शेयर बाजार को सिलेक्ट कर लिया। व्हाट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ शेयर बाजार पता है? 10%। क्यों पता है? यहां अभी कमाया नहीं कमाया वो छोड़ो, वो 10% को तो लात मार दिया। सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन, लात मार दिया, लॉस्ट। अब अपना टास्क क्या रहना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर हेतु या आवर एम? एटलीस्ट 10% इधर से कमाए, तब जाके हम लोग थोड़ा हाँ सेटिस्फाइड रहेंगे कि नहीं। समझ में आया? यही चीज तुम लोगों का तुम्हारा मार्क्स के हिसाब से, एवरी मिनट हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब वो 5-10 मिनट तुम 5 मार्क के पीछे गवाओगे कि 2 मार्क के पीछे गवाओगे, वो तुम डिसाइड करो। हाँ, अगर 5 मार्क का सम आता ही नहीं है सर, सोचना पड़ेगा, ये 2 मार्क पक्का है, तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी बेटर 2 मार्क में कि एटलीस्ट 2 तो कमा लो, 5 का तो पता ही नहीं मिलेगा कि नहीं। सो इट इज ऑल सब्जेक्टिव, वहां 15 मिनट में डिसाइड करने का। सबको समझ में आया? इज दिस क्लियर? एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैज बेसिकली, तुम लोगों को एक और हिडन ये बता देता हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये शायद तुम लोग आशीष सर ने बोला नहीं रहेगा, ये एकदम एडवांस लेवल एफएम है। क्यों पता है? तुम लोगों ने ना HDFC बैंक में FD नहीं बनाया, तुमने आशीष सर के प्रोजेक्ट में पैसा डाल दिया। व्हाट इज द मिनिमम रिटर्न यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम आशीष सर प्रोजेक्ट? कैन आई से 10%? So sometimes, see, what is your discounting factor? Usually cost of capital. WACC जो रहेगा वो डिस्काउंट या फिर योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। सर मेरे को 12% चाहिए, मैं चेक करता हूँ 12% से हो रहा है कि नहीं, बट मेरे को ये क्लियर ही नहीं है। सर कुछ भी मिल जाए चलेगा, पर कुछ भी मिल जाए चलेगा तो नहीं होता ना, कुछ तो एक मिनिमम कट ऑफ तो रहना चाहिए ना। तो तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करते हो कि भाई किसको लात मार के ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, तो HDFC बैंक का FD कितना है वो 10%, तो इधर से 10% तो बनना ही चाहिए। देखो WDV क्या आ रहा है, WDV नहीं, NPV क्या आ रहा है 10% पे, तुमको समझ में आ रहा है? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज क्या है प्रैक्टिकली? इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ पोटेंशियल डिस्काउंटिंग फैक्टर। एंड वन मोर थिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेवर अकाउंटेड बिकॉज इट इज नेवर एक्सप्लिसिट। इसका मतलब क्या? खर्चा नहीं होता है, इंटरनल इनहेरेंट कॉस्ट है, एक्सटर्नल ऐसा कॉस्ट नहीं है जो सबको दिखता है। समझ में आया? आई गिव यू एन एग्जांपल वन मोर टाइम। मैं ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में इसमें बात किया है, याद है? मैंने बोला था KD है ना, इंटरेस्ट से कैलकुलेट होता है, वो एक्सप्रेसली दिखता है, देख भाई ये इंटरेस्ट देने का है, इस पे टैक्स सेविंग होएगा 1 - T, लेकिन ये जेब से जाएगा और टैक्स सेविंग भी होएगा, ये एक्चुअल है, इसका अकाउंटिंग होता है। लेकिन KE डिविडेंड नहीं दिया तो क्या कॉस्ट नहीं है? नहीं, कॉस्ट तो है, लेकिन अकाउंटिंग वाला कॉस्ट नहीं है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अगर कंफ्यूजन होएगा तो गूगल करो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वर्सेस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक और टर्मिनोलॉजी, जनरल नॉलेज है, एग्जाम में नहीं आएगा, फाइनेंस का जनरल नॉलेज है। समझा सबको? इज दिस क्लियर? श्योर? चलो स्टार्ट करो। तनिष तेरे को समझा क्या बोल रहा हूँ? टैली हुआ? करो करो जल्दी, रुका हूं मैं तुम लोग को प्रॉब्लम क्या पता है? मेरे को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर तुम लोग सीखोगे नहीं। इफ यू हैव टू लर्न, आई हैव टू नॉट राइट। वेरी गुड। खुशी इंटैक्ट। बैलेंस शीट टैली करना किसी भी अकाउंटेंट का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। बाद में मालूम पड़ता है बैलेंस शीट टैली होता ही है गलत अमाउंट पे भी। आज चैप्टर हो जाएगा। चलो प्रॉब्लम नंबर 6। तुम मैक्सिमम एसवाई में हो ना कि यूर इन एफआई मैक्सिमम, तो सब एफआई में हो, मतलब ये एक ही एसवाई में। हाँ तो झाला टी है, बाकी सब एफआई में एक अच्छा है, एटलीस्ट सब लोग का साथ में रहेगा।
कैश बैंक ये तो सोचो, अगर तुम अभी एफवाई में हो, हाँ। दिसंबर में भी एफवाई में रहोगे, हाँ। जून में एसवाई में जा चुके रहोगे, तो उसके नेक्स्ट ईयर मई में तुम लोग टीवाई खत्म करके अब तुरंत प्रोफेशनल का फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हो, राइट? अरे होना ना, अज्यूमिंग एक एक अटेम्प्ट में हो जाओगे, 20 साल की उम्र में सीएस बन सकते हो, एक एक अटेम्प्ट में निकलता हूँ, एक एक ग्रुप दिया तो भी मैक्स 21 तक सीएस बन ही जाओगे। उसके बाद 1.5 साल का तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। क्या सीआरडीपी क्या होता है? वो नहीं रे, वो अलग, ये इंटर्नशिप बेसिकली, या आर्टिकलशिप बोलते हैं हम उसको। वो 30 दिन का नहीं होता, 1.5 साल का होगा तो। हाँ मतलब मोर देन 1.5 year। काय सांगू? 390 जनरल एंट्री देखना। जनरल मध्ये असं कसं असतं? ते असं नको लिहू. एवढं कष्ट करतो. तुझा बॅलन्स आहे ना धोरण बोलतो. बँकला काढेल. त्यात बॅलन्स होता. अरे ऑफ है, हाँ आज कहते हैं डाल कहते प्रॉब्लम है आज, ही इज ऑफ टुडे। सारा एक शब्द नाही बोलता ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी क्विकली। चल ये साइड, ओमकार वाला बेंच, तुम लोग में से एक पढ़ो। नहीं त्या बेंचला सुखी आत्मा ने तो ओमकार, दोनों में से एक। क्वेश्चन नंबर 6, चलो पे अटेंशन। बैलेंस शीट as of 31st March 2023 हम्म for equities and liabilities हम्म for shareholders fund हम्म share capital 1 पॉज, ये फॉर्मेट ज्यादा अच्छा है हाँ? ये मस्त फॉर्मेट है। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, उसका देखो नोट देके रखा है कि उसका अगर तुमको डिटेल्स चाहिए ना तो नोट नंबर 1 में जाओ, फिर रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, उसका डिटेल्स चाहिए तो नोट नंबर 2 में जाओ। दिस इज अ मोर अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। देखो पहले वाला रॉन्ग नहीं है, पहले वाला उसमें ही कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन है, ये वाला एकदम ही बोलते हैं ना सबसे ज्यादा एप्ट है, क्योंकि हर एक का एक शेड्यूल बना के रखा है। समझा तनिष? तेरे को ही बोल रहा हूँ, सुन रहा है। तुम लोग का सॉल्यूशन इन एज अ बैलेंस शीट जो तुम लिखोगे कि बैलेंस शीट बनाओ, शुड बी एज पर दिस फॉर्मेट दैट दे हैव प्रेजेंटेड इन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। समझा? लेकिन आई वुड सजेस्ट उतना लेंदी फॉर्मेट एग्जाम में मत बनाओ, टी बना के आ जाओ। अगर टाइम मिले तो बनाओ, एक पेज छोड़ के आओ। समझा? एक पेज बैलेंस शीट के लिए छोड़ दो, टाइम मिलेगा तो गेट बैक टू इट, बट डू नॉट कीप इट एज एन एजेंडा कि मेरे को बैलेंस शीट बनाना ही है, बिकॉज इट विल टेक योर टाइम, एंड वो टाइम लेके भी 1 मार्क या 2 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। उससे अच्छा वो 10-15 मिनट कहीं और किसी और सम में दो, खत्म करो, फिर टाइम बचेगा तो आ जाओ वापस। अब फिर क्या करना है, तो तुमको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, बिकॉज टी बैलेंस शीट बना हुआ रहेगा। सिर्फ ये फॉर्मेट क्वेश्चन से ही ढापना है, क्वेश्चन में अच्छा फॉर्मेट दिया रहेगा, वही फॉर्मेट में वापस लिख लो, ठीक है, और नंबर्स प्लॉट कर दो, आंसर टैली हो जाएगा। समझा सबको? Understood now what is to be done? So on purpose, I never take up, whenever I've taught to CS students, I never take up balance sheet, क्योंकि वो I know that कि it takes time. Okay, so you don't have to waste your time practicing it, learning it, and then exam में जाकर उसमें 15 मिनट वेस्ट करो। I don't want that. समझ में आया? एंड तुम लोग को इन प्रैक्टिकल लाइफ ये सब बनाने का जरूरत नहीं है, सब सॉफ्टवेयर से बन जाता है, सिर्फ तुमको मेक श्योर करना है सब सही है। तो उसके लिए तो फॉर्मेट अवेयर रहना चाहिए, वो तो अवेयर हो जाएगा। थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ? एंड वैसे भी टीवाई बीकॉम में बनाने वाले हो, तब सीख लेना, अभी टाइम पास ना करो, टीवाई बीकॉम में टाइम मिलता है। समझा? चलो कंटिन्यू। रिजर्व शेयर कैपिटल 10 lakh रिजर्व एंड सरप्लस 7 lakh 5,000 नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4 lakh करंट लायबिलिटी प्लेन पेपर 60,000 ठीक है टोटल 21,65,000 ठीक है assets first non current asset fixed asset tangible fixed assets
13 lakh 30,000. ठीक है. Non-current investment 1 lakh 50,000. हम्म. Second, current assets. Inventories 1 lakh. Trade receivable 1 lakh. Cash and cash equivalents bank balance 4 lakh 85,000. ठीक है. Current assets total 6 lakh 85. ठीक है. Total 21 lakh 65,000. अब नीचे देखो नोट्स. नोट्स में डिटेल देके रखा है शेयर कैपिटल कैसा है. पढ़ आगे. Notes first. Share capital authorized share capital issued, subscribed, called up and paid up share capital 1 lakh shares of rupees 10 each fully paid up. पॉज. पहला लाइन ऑथोराइज शेयर कैपिटल है ना, उसके आगे कुछ तो अमाउंट लिख के डबल अंडरलाइन करने का रहता है. सुना सब लोगों ने. ऑथोराइज शेयर कैपिटल इन कंपनीज एक्ट के टर्म्स में कितना अथॉरिटी है तुमको शेयर कैपिटल देने का. दैट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट का टोटल. याद रखो सब लोग. ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज मियर इंफॉर्मेशन. इट इज नेवर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट का टोटल. आर वी क्लियर. तो इस सम में उसने नहीं देके रखा, उसको भी नहीं पता, पर यूजुअली देके रखा रहता है. उधर डबल अंडरलाइन करके उधर ही खत्म हो जाता है. फिर आता है नेक्स्ट लाइन. इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप. कितना इशू किया, कितना सब्सक्राइब किया, कितना पैसा मिला. तो उसमें नीचे उसने लिख के रखा है 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप. 1 लाख शेयर इशू किया, 10 रुपए का शेयर है, पूरा पेड अप है, टोटल है 10 लाख. समझ में आया. अंडरस्टूड हाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस. इज दिस क्लियर. नेक्स्ट चल कंटिन्यू कर. Reserve and surplus. General reserve. Income bond. ठीक है. 2 lakh. हाँ, ये है ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया. रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व 2 लाख, 2 आइटम्स है. ठीक है. सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 2 lakh एंड जनरल रिजर्व इज 5 lakh 50. आई रिपीट. सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 2 lakh. जनरल रिजर्व इज 5 lakh 50 एंड उसके बाद ऐसा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ये हेडिंग है. उसके नीचे आंसर है 14% डिबेंचर्स, जिसका आंसर इज 14 लाख, नहीं 4 लाख. 4 लाख. सो मेक दिस करेक्शंस. या 4L लिखना. सुना सब लोगों ने. स्क्रीन पे देख लेना करेक्शंस क्या है. प्लीज अकॉर्डिंगली एरो वेरो जो बनाना है बना लो. अंडरस्टूड. इज दिस अंडरस्टूड बच्चा लोग. पक्का. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ रहे. Security premium 2 lakh. General reserve 5 lakh 5,000. Total 7 lakh. 5 लाख 5 है कि 5 लाख 50 है. 5 lakh 5. 5 लाख 5 है तो मैंने गलत लिखा है. बोलो ना फिर. ये करेक्ट है. 5.5 नहीं है, 5.05 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट. 14% debenture 4 lakh. ठीक है. आगे. Tangible fixed asset. Land and building 9 lakh 30. Plant and machinery 3 lakh 50. Furniture and fitting 50,000. ठीक है. Total 13 lakh 30,000. ठीक है. चल क्वेश्चन पढ़ आगे क्या लिख के रखे. On 1st April 2023, the shareholders of the company have approved the scheme of buyback of equity share as and when. First, 5% of equity shares would be bought back at rupees 15. 5% of shares will be bought back at rupees 15. ठीक है. फेस वैल्यू 5% ऑफ. ठीक है. कंटिन्यू कर. Second, 12% debentures to be issued for rupees 10,000 to finance for the buyback, and balance from this general reserve may be utilized for this purpose. पॉज. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. ध्यान से सुनो सब लोग. वो बोलता है 12% डिबेंचर्स टू बी इशूड टू फाइनेंस फॉर द बायबैक एंड बैलेंस इन जनरल रिजर्व टू बी यूटिलाइज्ड. अब ये लोगों ने इतना स्मार्टली दोनों चीज को मिक्स करके दिया है, लेकिन तुम लोग को इसको मिक्स नहीं करने का है. एक चीज ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो. जब तुम लोग यहां पर फेस वैल्यू करते हो और 2 पार्ट करते हो एज फ्रेश इशू, ओके, एंड CRR, तो जनरल रिजर्व में भी यूटिलाइज मतलब CRR के लिए दिया रहेगा. बराबर है. फ्रेश इशू के नीचे डिबेंचर्स नहीं आएगा. ये चार्ट में नहीं आएगा. सर वो लोग ने इशू तो किया. हाँ, इशू किया है. जर्नल एंट्री मारोगे, बैलेंस शीट में भी आएगा, लेकिन ये चार्ट में नहीं आएगा. समझ में आया.
क्योंकि फ्रेश इशू रूल ये है, फ्रेश इशू कैन बी मेड ऑफ आइदर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, वो जो रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल है। हाँ। ठीक है, हाँ। दो चीज होता है, ध्यान से सुनो। एक होता है तुम लॉ फॉलो करके रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल लेके आओ, दैट इज वन, जो ये चार्ट काम करता है, चार्ट और चार्ट का जनरल एंट्रीज। दूसरा चीज इज टू फाइनेंस द बायबैक। मेरे पास पैसा तो होना चाहिए ना बायबैक करने के लिए। तुम लोग को अगर याद रहेगा, मैंने तुम लोग को बोला था कंपनी के पास पैसा होता है लेकिन इधर उधर इन्वेस्टेड रहता है। तो मेनी अ टाइम्स दे सेल इन्वेस्टमेंट्स, एंड गेट द मनी टू मेक अरेंजमेंट फॉर द बायबैक। समझा कि नहीं? विच मीन्स ये चार्ट बना के एंट्री करना इज वन कंसेप्ट एंड फाइनेंस अरेंज करना इज अनदर कंसेप्ट। अब होता यह है कि अगर इधर फ्रेश इशू कर लिया ना, तो दोनों काम साथ में हो जाता है, चार्ट भी बन जाता है एंड बिकॉज इट इज फ्रेश इशू पैसा भी आ जाता है। समझा कि नहीं? देखो, बायबैक करते समय रूल क्या है, फ्रेश इशू शुड बी आइदर इक्विटी कैपिटल या प्रेफरेंस कैपिटल, दैट इज कीपिंग इन माइंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसने अपने को क्या बोला है कि जितना कैपिटल तुम बिजनेस के बाहर लेके जा रहे हो उसके रिप्लेसमेंट का व्यवस्था करो, मेक अरेंजमेंट फॉर रिप्लेसिंग दैट अमाउंट। ये तक इधर तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सबको? नाउ फॉर दैट पर्पस वी प्रिपेयर चार्ट। फेस वैल्यू के नीचे दो पार्ट करते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, या तो सीआरआर बनाएंगे या फिर फ्रेश इशू करेंगे या कॉम्बिनेशन करेंगे। सुना सब लोगों ने? सुना सब लोगों ने? तो हम लोग यहां पर जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें वो बोलता है यूज जनरल रिजर्व। यूज जनरल रिजर्व का मतलब सीआरआर बनाओ, कर लेंगे। पर उसी के साथ उन्होंने जानबूझकर चिपकाया है कि डिबेंचर्स को इशू करो। ये डिबेंचर्स को इशू करना जो है इस चार्ट का पार्ट नहीं है। ये डिबेंचर्स को इशू करना रेगुलर पैसा अरेंज करने का तरीका है। आप बोलोगे सर क्यों, फ्रेश इशू लिखा है ना। तो फ्रेश इशू किसका करने का मालूम है? आइदर इक्विटी और प्रेफरेंस। तो अगर तुम लोगों के पास सीआरआर बनाने के लिए इनफ फंड नहीं है, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे पास सीआरआर बनाने के लिए इनफ फंड्स नहीं है, तो पिछले सम में जो शॉर्टफॉल के लिए प्रेफरेंस इशू किया था ना, इस सम में भी शॉर्टफॉल के लिए प्रेफरेंस या इक्विटी इशू करोगे। वो डिबेंचर के साथ मिक्स मत करना, डिबेंचर तो करना ही है, वो क्वेश्चन का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, वो तो करना ही करना है। लेकिन दैट डिबेंचर इशू कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्रेश इशू, ये ध्यान में रखो। समझा सबको? डू नॉट बाय मिस्टेक राइट डाउन फ्रेश इशू के नीचे कि ये डिबेंचर इशू किया है। बस यही इस पॉइंट का टेक अवे है। इज दिस क्लियर? नहीं दिया तो करना पड़ेगा, दैट्स द हिडन एडजस्टमेंट। हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो हमको करना ही पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, जो दिया है वो। देखो 99% टाइम्स क्वेश्चन बोलता ही है ऐसे कि कम पढ़ा। देखो पिछले क्वेश्चन में बोला कि नहीं कम पढ़ रहा था, क्या करने बोला उसने? देखो हमारे पास तो चॉइस है, प्रेफरेंस है, इक्विटी है, कुछ भी इशू करो। अब हम हमारा दिन आधे क्लास बोलेगा प्रेफरेंस इशू करते हैं, आधा क्लास बोलते हैं इक्विटी इशू करते हैं, दोनों करेक्ट है। पर पेपर में कंसिस्टेंसी चाहिए कि नहीं? पेपर में थोड़ी दो आंसर चाहिए कि आंसर चाहिए। तो क्वेश्चन ने दे दिया ना क्या इशू करो, प्रेफरेंस, वैसे ही क्वेश्चन बोलेगा, टेंशन नहीं लेने का। पॉइंट ये है कि गलती से भी फ्रेश इशू के नीचे डिबेंचर मत लिख देना, सीआरआर रॉन्ग हो जाएगा। समझा? वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये पर्पस है। क्योंकि अगर यहाँ पे फेस वैल्यू सपोज 10 लाख है, तो डिबेंचर कितना इशू करने का? 10,000 रुपीज का करना है। तो ठीक है, सपोज सीआरआर 1 लाख है, सॉरी फेस वैल्यू 1 लाख है। अगर तूने यहाँ डिबेंचर्स लिख दिया गलती से 10,000, तो यहाँ सीआरआर कितना बनेगा? 90,000। लेकिन सच्चाई में तेरे को यहाँ डिबेंचर लिखना ही नहीं है, मतलब पूरा का पूरा सीआरआर बनना चाहिए, तो रॉन्ग हो जाएगा ना। वो डिबेंचर इधर लिखेगा तो सीआरआर रॉन्ग हो जाएगा। मतलब वो डिबेंचर में ऐड हो जाएगा और डेट इक्विटी रेशियो में डेट बढ़ जाएगा। करेक्ट, हाँ? करेक्ट, वो तो आगे का पॉइंट है, वो तो आगे का अभी, point। हाँ वो इधर फिलहाल बात नहीं हो रहा है, हाँ। बट वो यहां पर नहीं ऐड करने का। इसने एकदम आगे का पॉइंट बोल दिया। पता है अभी तुम लोगों ने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में पॉइंट नंबर 3 पढ़ा,
पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो, तो पोस्ट बायबैक डेट में ये डिबेंचर ऐड हो जाएगा, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, वो बहुत आगे का है, फिलहाल ये सम में रखो। ये सम के हिसाब से यहां पर फ्रेश इशू में डिबेंचर्स नहीं लिखने का। एम आई क्लियर? ठीक है, तो देखते हैं कम पड़ रहा है कि नहीं, लेट्स सी। अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तक तो ये भी नहीं मालूम पड़ा बायबैक प्राइस क्या है, पूरा चार्ट ही नहीं बनाया अपन ने। देखते हैं, विल सी। आगे पढ़। Premium paid on buyback of shares हाँ। should be made from securities premium account. ठीक है, Investment would be sold for rupees 2,75,000. इन्वेस्टमेंट विल बी सोल्ड फॉर रुपीज 2,75,000। अपन करेंगे इसका वर्किंग आगे। Pass journal entries to record the above transaction and prepare the balance sheet of the company immediately after the buyback of shares. शाबाश। नाउ सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ बायबैक? 10 rupees ना? नहीं, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज, बायबैक कितना है? 15 rupees. दैट इज नॉट फेस वैल्यू, दैट इज बायबैक प्राइस। कितना बायबैक करने का है? 5% ऑफ व्हाट, विच इज कितना? 10 लाख है, हाँ, तो फेस वैल्यू ऑफ बायबैक इज 50 का 50,000। 5%, 10%, 1,50,000। ठीक है, 50K, समझा? इज दिस क्लियर? बायबैक प्राइस 15 है, ठीक है, देखो बायबैक अमाउंट 50,000 divided by 10 into 15। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पहले तो ये समझा कि नहीं समझा? तनिष समझा? तो प्रीमियम चलो बताओ मेरे को, फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 10,000 sorry 50,000 फेस वैल्यू 50,000। 25 प्रीमियम कितना आएगा? 35 गर्ल्स प्लीज पार्टिसिपेट। एंड टोटल आर वी क्लियर? पक्का सबको समझा? किसी को डाउट है बिंदास पूछो, घबराओ मत। चलो अभी अब थोड़ा रिजर्व्स पे ध्यान देते हैं। कौन सा रिजर्व्स है अपने पास? securities premium कितना है सिक्योरिटीज प्रीमियम? 2 लाख। अपने को कितना राइट ऑफ करने का है? 25,000 प्रीमियम इज टू बी रिटर्न ऑफ इज 25,000। सवाल है, डू वी हैव इनफ सिक्योरिटीज प्रीमियम? यस और नो? यस, तो यहाँ लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम 25,000, यस और नो? एंड यहाँ CRR के नीचे लिख देंगे 50,000। कैन आई से जनरल रिजर्व? डू यू हैव इनफ जनरल रिजर्व? सो नाउ डू वी नीड टू मेक फ्रेश इशू? नो। समझ में आया? फिर भी क्वेश्चन ने फ्रेश इशू किया है, तो क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्योंकि ये फ्रेश इशू और वो फ्रेश इशू मिक्स करना ही नहीं है। समझ में आया सबको? समझा? ये हो गया बेसिक चार्ट। इन्वेस्टमेंट बेचा है ना, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बताओ। मतलब 50 1,50,000 इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में है। एक मिनट, कितना बेचा है? 270 पूरा बेचा मतलब रुपीस सोल्ड 1 लाख कितना बोला तुम लोगों ने? 50 1,50,000 का पूरा बेच दिया 2,75,000 में। हाँ ओके, ओके, कॉस्ट कितना है? 1,50,000 कॉस्ट 1,50,000 है, तुम लोग 1,70,000 कुछ बोले थे ना? नहीं 1,50,000 1,50,000 है, हाँ। पूरा इन्वेस्टमेंट बेच दिया और पैसा आया 2,75,000। आर वी करेक्ट? तो PN प्रॉफिट कितना है? आया समझ में? इसका एंट्री मारना पड़ेगा, समझा? इसका एंट्री मारना पड़ेगा। आर वी क्लियर? सो नाउ हाउ विल योर ट्रांजेक्शंस बी? एंड डिबेंचर इशू किया है ना? कितना डिबेंचर इशू किया है? 10,000 का ही। क्या परसेंटेज है डिबेंचर्स? 12+3 12% डिबेंचर इशू। कितना है? 10,000। क्या क्या लिख के रखा है वर्डिंग बताओ? रुपीज 10,000 फेस वैल्यू है। 12% rupees 10,000 issue for 10,000. हाँ, नहीं इशू प्राइस कुछ नहीं
To finance for the buyback and ठीक है। balance from the general. तो कुछ लिख के नहीं रखा है ना, इशू प्राइस कितना है, तो अज्यूमिंग एट पार, therefore हो गया, ये डिबेंचर इशू भी कर दिया, समझा। अभी पहला एंट्री ये मारो, दूसरा एंट्री ये मारो, तीसरा एंट्री ये मारो, चौथा एंट्री ये मारो, पांचवा एंट्री ये मारो, सिक्स एंट्री ये मारो। इज दिस क्लियर, समझा। एंड ऑफ कोर्स बैलेंस शीट बनाओ। चलो कंटिन्यू। तनिष समझ रहा है? तनिष समझ रहा है क्या? हेलो, हाँ सर। अगर फ्रेश इशू मतलब सीआरआर कम होता तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने पड़ते हैं ना। ये वाला कॉपी किया तूने? मैं तेरे को पूछना भूल नहीं। गया। थोड़ा बाकी है। तो एक काम करता हूँ, किसी से फोटो भिजवा देता हूँ। हाँ चलेगा। नहीं नहीं, फॉर्मेट जो मैंने इरेज किया है वो कॉपी करके हो गया था। हाँ अब नहीं, उसका लास्ट का एक आइटम रह गया है। रह गया। ए सुनो ना, सुनो सुनो, नया वाला बैलेंस शीट एग्जाम सॉल्यूशन किसी का कंप्लीट हुआ है? एग्जाम वाला बैलेंस शीट सॉल्यूशन फॉर्मेट के साथ किसी का कंप्लीट हुआ है? फिर मतलब टैली नहीं किया, टोटल नहीं मारा, बाकी नहीं, टोटल कंप्लीट करके फोटो भेजना। नहीं, फॉर्मेट भेजा तो भी चलेगा, टोटल कर लूंगा मैं। मैनेज को ही चाहिए ना। हाँ। मैं भेज दूँ। ये आर्यन भेज देगा तेरे को। हाँ बट ए एक भी नोटबुक ओपन नहीं है क्या? आता पाहिजे का? तर आता पाहिजे. हा तो लिहितोय ना आता, परत कुठे बुक ओपन करेल तो? पाठव द्या. अरे कोणाचं एक आहे ना इकडे, तिची बुक ओपन आहे। फोटो काढले तिथं. पाठवले. मेरे से खींचा ना। खींचा है फोटो ना? तभी अरे तो भेज देना। तनिष पाठवला? पाठवलं अरे। ओके चल, गुड नाइट, सी यू टुमारो। हाँ बाय। बाय 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 बाय.